बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बात ये है और मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, वतन अजीज़ में आम इंतखाबात में कुछ ही दिन बाकी हैं। सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। दुनिया भर में इंतखाबी मुहिम पर इशूज़ चलाए जा रहे हैं। हर जमात अपना मिशन और लाहे अमल पेश करती है। मुस्तकबिल के अहदाफ और तरजीहात बताई जाती हैं, जिनकी बुनियाद पर आवाम उन्हें वोट देने का फैसला करते हैं। मगर वतन अजीज़ में इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने के लिए हर जमात एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हरीफ जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट की कोशिशें की जा रही हैं। बरादरियों, ग्रुपों और ख़ानदानों को अपनी जमातों में शामिल करने के लिए तसल्लियाँ और दिलासे दिए जा रहे हैं। मासूम आवाम को इंतखाबी वादों से सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं। जलसे जुलूसों में मुखालिफ जमातों पर इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं, यानी कि वो सब हरबे आजमाए जा रहे हैं जिनके ज़रिए इलेक्शन में कामयाबी हासिल की जा सकती है। नाज़रीन, आज की बात यह है कि मौका मिला तो वो काम होंगे कि तारीख याद रखेगी। नवाज शरीफ पुरज़्म है। कहते हैं कोई कह सकता है आज का पाकिस्तान 2017 से बेहतर है। मरीम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ अवाम का लाडला मेड इन पाकिस्तान लीडर है, जबकि मरियम औरंगजेब का बिलावल भुट्टो को तहजीब में रहने का मशवरा भी सामने आया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के मुतमन्नी ने मंशूरी नहीं दिया। बिलावल भुट्टो की नून लीग को एक बार फिर से ललकार। कहते हैं हुकूमत बनाकर सबको माफ कर देंगे, जबकि बैरिस्टर गौहर ने बुनीर से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है और साबिक वज़ीर आज़म और उनके रफ़क़ा ने साइफर में साजिश की कहानी खड़ी। साबिक सफ़ीर असद मजीद का इंकशाफ भी सामने आया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आज हम बात करेंगे तहकीक मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। सिपहसालार आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खबर की तस्दीक से मुतालिक कुरान करीम की आयत का हवाला। पंजाब में इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के रोज़ दहशतगर्दी का खदशा। सिंध में दौरान इलेक्शन असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद और इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों की छुट्टियां ताहुक्म सानी बंद कर दी गई हैं। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब। सबसे पहले बात करते हैं सलमान आबिद साहब। नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं ना तो यू टर्न लेने वाले हैं और ना ही इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है। नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर तो तनकीद कर दी पीटीआई पर। आपको क्या लगता है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर मौका मिला तो वो काम होंगे कि तारीख याद रखेगी, तो क्या इस बार ऐसा कुछ कर पाएंगे मियाँ साहब? पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब ये बातें पहली दफ़ा नहीं कर रहे। जब भी वो इक़्तिदार की सियासत का हिस्सा बनते हैं तो वो इस तरह के बड़े बड़े दावे करते रहे हैं। आपको याद होगा गुलाम इसाक़ खान के मुकाबले में जब उन्होंने इस्तीफा देने की बात हुई थी तो उससे पहले कहा था कि डिक्टेशन नहीं लूंगा, और उसके बाद फिर वोट को इज्जत दो के बयानी, ये बहुत सी बातें वो करते रहे। अब मसला ये है कि वो चाहते जरूर कि एक बहुत बड़ी तब्दीली उनकी मदद के साथ पाकिस्तान में आ सके, लेकिन मसला ये है कि जब सियासी जमातें, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, इस्टेब्लिशमेंट के सहारे की बुनियाद के ऊपर हुकूमत बनाते हैं तो फिर उनसे बड़े इंकलाब की तवक्को ना रखी जाए। एक बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि जब एक हुकूमत की मजबूत बुनियादों पर ना खड़ी हो और कोलिशनल हुकूमतें हों और कमज़ोर हुकूमतें हों तो फिर वो किस तरीके से बड़े मामलात के अंदर जो है बड़े फैसले कर सकेंगी या गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले कर सकेंगी। तो नवाज शरीफ साहब जो भी बातें कर रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं। इसी तरह की बातें बिलावल साहब भी कर रहे हैं, उससे पहले इमरान खान भी करते रहे। लेकिन फ़र्क ये है कि जब ये इक़्तिदार के अंदर आते हैं तो इनकी तरजीहात बदल जाती हैं। नवाज शरीफ साहब कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स की हैं जिनको बुनियाद पर बनाकर हम ये कह सकें कि माजी में उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। जो उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स की है, उन्होंने FBR की रिफॉर्म्स की है, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स की है, उन्होंने मईशत की रिफॉर्म्स की है, उन्होंने सियासी रिफॉर्म्स की है, उन्होंने कोई लीगल रिफॉर्म्स की हैं। तो वो चीज़ें तो नहीं हो सकी और ना इमरान खान कर सके और ना पीपल्स पार्टी कर सकी। तो ये हमारे यहाँ जज्बाती किस्म के नारे होते हैं, लोगों को जज्बाती बुनियादों पर अपनी तरफ माइल करने की कोशिश होती है। हर सियासतदान करता है, हर सियासी जमात करती है, लेकिन अमली तौर पर जब इक़्तिदार की सियासत में आते हैं तो इनकी तरजीहात जो है वो ज़ाती नोयत की बन जाती हैं, खानदानी नोयत की बन जाती हैं, जमाती नोयत की बन जाती हैं, दोस्तों की नोयत की बन जाती हैं, और उनके कारोबारी मफादात को फिर तक़वियत देने के लिए वो ऐसे फैसले करते हैं जिसका रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम के मफाद के मुकाबले में उनके ज़ाती मफादात अहम होते हैं। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश बहुत हो सकती है, लेकिन अभी तो ये देखेंगे कि जब हुकूमत बनेगी तो किस अक्सरियत के साथ वो हुकूमत में आते हैं। क्या वाकई वो सादा अक्सरियत हासिल कर सकेंगे, 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकेंगे, या उनको भी पीपल्स पार्टी समेत बाकी छोटी जमातों की मरहून मिल्लत जो है वो इक़्तिदार मिलता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप कोई बहुत बड़ी तब्दीली पाकिस्तान की सियासत में और जमहूरियत में और मईशत में उसको भूल जाएं। और फिर जैसे भी हुकूमत आएगी उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो IMF के साथ मनसूबा और फिर IMF की शराइत के ऊपर आगे बढ़ना। तो IMF की शराइत कोई आसान शराइत तो नहीं है, और उसी के जरिए फिर मईशत के हवाले से जो बड़े फैसले, कड़वे फैसले करेंगे तो उसका बोझ भी पाकिस्तान की रूलिंग एलीट अपने ऊपर नहीं लेगी।
बल्कि वो सारा का सारा बोझ आम आदमी पर टैक्सिंग लगाकर इनडायरेक्ट तरीके से वसूल किया जाएगा। तो इसलिए कोई हमसे बहुत ज़्यादा कुछ फहमी में नहीं होना चाहिए। जो आने वाली हुकूमत है उसके भी हाथ पैर उसी तरह से बंधे होंगे जैसे माजी में नवाज शरीफ साहब के हाथ पैर बंधे हुए थे। ठीक है रज़ी साहब, मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि नवाज शरीफ अवाम का लाडला है, मेड इन पाकिस्तान लीडर है। क्या लगता है अब नून लीग जो है वो अपनी खोई हुई मकबूलियत है जो उसे हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? रज़ी साहब जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। अच्छा, कोशिश तो वो बहुत कर रहे हैं जी। एक तो वो लेट स्टार्टर है, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन लेट शुरू की है, लेकिन क्योंकि उनके पास ज्यादा लोग हैं जलसे करने के लिए। जैसे हमने कल देखा कि एक जगह के ऊपर मरियम नवाज शरीफ और जनाब नवाज शरीफ मौजूद थे, तो दूसरी जगह के ऊपर हमजा शहबाज थे और तीसरी जगह के ऊपर शहबाज शरीफ साहब थे, और तीनों ने अपनी अपनी जगह के ऊपर जाके एक भरपूर रंग जमाया। तो लेट स्टार्टर हैं। अभी 25 से ये भी पेशगोई है महकमा मौसमियात की कि पूरे मुल्क में ठंड का एक और दौर जो है स्पेल आने वाला है और बारिशें भी होंगी। और क्या उन बारिशों के अंदर और ख़ास तौर पे ठंड का जो स्पेल आने वाला है, और फिर आज आप देखें कि आज हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ा नवाज शरीफ साहब का, उन्हें बाय रोड जाना पड़ा है ननकाना जलसे से खिताब करने के लिए, और ये रुकावटें आगे मजीद हो जाएंगी। तो क्या वो जो कि उनके टारगेटेड जगह हैं वहां तक वो जा पाएंगे और लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे? जहां तक वहां पे पार्टिसिपेशन की बात है और जहां पे लोगों के जोशो खरोश की बात है, वो तो अभी तक उन्होंने नीचे नहीं आने दिया, बल्कि हर जलसे में वो ऊपर लेके ही जा रहे हैं। तो लेट्स सी कि वो ये हासिल कर पाते हैं, क्योंकि इस बात का तो हमें पता जो है वो 8 फरवरी को ही चलेगा जब इलेक्शन के लिए वोट डाले जाएंगे। जहाँ तक बात है कि मेड इन पाकिस्तान की, तो ये बहुत पुराना नारा है नवाज शरीफ साहब का, और मेड इन पाकिस्तान बल्कि ये 90s की दिहाई का नारा है। वो उस वक्त उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के सामने जो काउंटर नरेटिव रखा था, उनकी मीडिया टीम ने और उनकी स्ट्रेटजी टीम ने, जिसके अंदर हुसैन हक्कानी साहब भी शामिल थे, उस वक्त ही उन्होंने इस बात के ऊपर प्राइड लिया था कि वो मेड इन पाकिस्तान है। बस उस नारे को रिवाइव किया है कुछ लोगों के निशानदेही करने के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमें थोड़ा सा और भी 2, 3, 4 रोज, एक हफ्ता देखना चाहिए कि क्या वो इसको पूरी तरह कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है PMLN के पास कोई दूसरा। ठीक है सलमान आबिद साहब, अगर हम देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी एक ही बात कर रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा ने भी वही बात की है कि हमारा मुकाबला किसी पार्टी से नहीं है, महंगाई से है। दोनों यही बात कर रहे हैं। तो फिर ये महंगाई की किसने है? जो 16 माह की PDM हुकूमत थी उसका हिसाब कौन देगा? देखिए, महंगाई किसी एक हुकूमत ने नहीं की है। आप माजी की किसी भी हुकूमत में चले जाएं तो आपको यही लगेगा कि लोग महंगाई का रोना रोते रहे हैं, माशी बदहाली का रोना रोते रहे हैं, बेरोजगारी का, मईशत के से जुड़े मसाइल का रोना रोते हैं। हमारे यहाँ एक फैशन बन गया कि हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पे इल्जाम लगाते हैं, उसको फरीज जमा करने की कोशिश करती है। आपको याद है कि 16 माह के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने भी महंगाई को खत्म करने के दावे किए थे जब वो इक़्तिदार में आए थे, लेकिन वो नहीं कर सके। अब वो सारा मलबा PTI पे डालते हैं, PTI वाले PMLN पे डालते हैं, PMLN वाले पीपल्स पार्टी पे डालते थे 2008 की हुकूमत में। तो ये चल रहा है। असल मसला ये है, हमारे पास महंगाई को कंट्रोल करने का कोई मंसूबा हमारे पास है ही नहीं। यानी आप कीमतों को रेगुलेट करने का कोई निज़ाम नहीं रखते, कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है, कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं है। बाजार में कीमत कुछ और है, आप एक्चुअल कीमत को कोई और अनाउंस करते हैं, फिर ज़ख़ीरा अंदोसी है, मुनाफाखोरी है। फिर आपके पास किसी तरह से भी कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसके जरिए आप अपनी इकॉनमी को रीजनरेट कर सके, लोकल सतह से इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व कर सके, लोकल सतह के इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। वो भी कुछ नहीं हो रहा। हमारे लोकल इन्वेस्टर बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर से लोग पैसा उस तरह से नहीं भेज रहे जिस तरह से हमें भेजना चाहिए। तो हमारे डेफिसिट्स तो बहुत ज़्यादा मसले हैं ना। महंगाई जो है वो बुनियादी तौर पे एक बड़ा, महंगाई से छोटा सा नैरो है ना कि एक बड़ा फ्रेमवर्क जो है वो आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। जब आप रिफॉर्म्स ही नहीं करेंगे और जिन पे टैक्स लगाने हैं उन पे टैक्स नहीं लगाएंगे और हर चीज़ का इनडायरेक्ट टैक्स इलाज ढूंढ लेंगे कि गरीब आदमी पे ज़्यादा टैक्सेस लगाई जाए। अब देखिए ना, IMF जिस वक्त बात करती है कि आप लोगों को आप टैक्स नेट को बढ़ाएं, तो हम क्या करते हैं? जो ताकतवर तबके हैं उनको टैक्स नेट से निकाल देते हैं, उन पर कोई बोझ नहीं डालते। जो कमजोर तबके होते हैं उनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देते हैं और वो आसान काम होता है, इसलिए सारा बोझ जो है वो आम आदमी पे रिलीज कर डाल देते हैं। अब
दुनिया में पेट्रोल की कीमतें क्या हैं, मुझे बताइए ना। और हमें किस पैसे पे पेट्रोल पड़ रहा है, या बिजली के रेट्स हैं, या गैस के रेट्स हैं। गैस के इस दफा के बिलों ने पूरी कौम को परेशान किया हुआ है ना। तो इसलिए मतलब है कि महंगाई का इलाज जो है ये जलसे जुलूसों पे नहीं होना, वो कुछ संजीदा नैरेटिव चाहिए, कोई ठोस लाहेमल चाहिए, कोई ठोस रोड मैप चाहिए जो यहाँ पर हमारे सामने पेश किया जाए कि जी अगर हम इन 4 पॉइंट्स को रेस कर लें, इन 4 पॉइंट पर अमल दरामद करें तो इससे महंगाई कंट्रोल हो सकती है। हमने तो महंगाई को कंट्रोल करने की बजाय अभी भी आप देखिए कि बिलावल साहब क्या बैगिंग का प्रोग्राम ही लेके आए ना, मैं फलां कार्ड बना दूंगा, मैं फलां कार्ड बना दूंगा, बेनजीर इनकम सपोर्ट ये कर दूंगा। आप मईशत को कैसे रीजनरेट करेंगे, रोजगार को कैसे पैदा करेंगे, नई इंडस्ट्रियाँ कैसे लगाएंगे, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के तहत छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ गलियाँ कूचों में किस तरह से लगेंगी। जो काम करने के काम है वो कर नहीं रहे, क्योंकि देखिए फर्क क्या आ रहा है हमारे यहाँ इस वक्त आमदनी में और अखराजात के दरमियान जो इम्बैलेंस पैदा हो गया, उसकी वजह से ये सारा मसला पैदा हो रहा है ना। तो महंगाई क्यों हुई है? महंगाई इसलिए हो रही है कि आपके यहाँ अखराजात लोगों के बढ़ गए हैं और आमदनी उनकी बहुत कम है। तो जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा, कोई मौसर इलाज नहीं ढूंढा जाएगा, आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। जज्बाती नारों की बुनियाद के ऊपर दुनिया की कोई मईशत ठीक नहीं हो सकती। ठीक है रजी साहब, फिच की रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन की वजह से कई एशियाई ममालिक जो हैं वो गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं, और साथ ही साथ ये भी कि उम्मीद है नई हुकूमतें बेहतर मौशी पॉलिसीज़ लाएंगी। आप क्या कहेंगे इस पे? अभी रॉयटर ने भी आज एक रिपोर्ट जारी की है, वो भी इकॉनमी के रिलेटेड ही न्यूज़ एजेंसी है। उसने भी ये मियां नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन के हवाले से आइंदा जो है वो एक रिपोर्ट दी है। मैं अपना सलमान आबद की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ जी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितनी वेल्थ जनरेट हो रही है, इकॉनमी की इस बात का मुतालबा करती है कि अगर कोई वेल्थ जनरेट होती है तो उसको कंज्यूम करने का भी मुनासिब बंदोबस्त हो। जैसा कि हम देखें कि वेस्ट के और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बेशतर में यही होता है कि अगर एक शख्स की 4,000 रुपए तनख्वाह है या ये $4,000 तनख्वाह है महीने की, तो सरकार उससे बड़े आराम से $2,500-3,000 वापस ले लेती है। वो उसे हाउस दे देती है, मॉर्गेज के नाम पे ले लेती है, गाड़ी दे देती है, उसकी किस्त के नाम पे ले लेती है। यूं वो पैसा जो है वो फजूल या नॉन प्रोडक्टिव चीजों में नहीं जाता। हमारे यहाँ तो किसी के पास अगर कोई 4 पैसे जमा हो जाए तो उसके पास एवेन्यू ही कोई नहीं है ना कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट करे उसको। बिल्कुल सही तो ले दे के एक हाउसिंग का सेक्टर ही रह जाता है, और उसके अंदर फिर हम देखते हैं कि फिर जो बूस्ट आता है या जो बूम आता है वो इतना ज्यादा उसको उछाल देता है कि एक आम आदमी जो है वो तो घर के तस्वुर के बारे में, घर के बारे में सोच भी नहीं सकता, किसी अच्छे माकूल घर के बारे में। तो सरकार का ये काम होता है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए नए एवेन्यूज पैदा करे जो आइंदा आने वाली अच्छा अगर वो पैदा नहीं करती, उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट आता है अफरात ज़र के तौर पे। जो अमीर लोग होते हैं वो चीजों को इतना महंगा करते जाते हैं कि वो आम आदमी की और गरीब आदमी की खास तौर पे पहुंच से दूर हो जाते हैं। तो सरकार को अगर आप उनको यहाँ पे रोकेंगे, वो दुबई जाके कर लेंगे, वो सिंगापुर जाके कर लेंगे, वो हांगकांग जाके कर लेंगे। असल में जो किसी भी सियासी हुकूमत का काम होता है और आने वाली हुकूमत का सबसे ज्यादा काम है वो ये है कि वो ये जो वेल्थ जनरेट हो रही है, अगर आप इसको ठिकाने लगाने का कोई बंदोबस्त करे, इसको अट्रैक्ट करे। आप अगर ग्वादर ही बना देते हैं ना, तो पाकिस्तान की बहुत सारा सरमाया जो दुबई गया है, जो तुर्की गया है रियल स्टेट के अंदर, हत्ता कि अजरबैजान तक गया है, वो पैसा उधर ना जाता, वो ग्वादर के अंदर होता। ग्वादर के अंदर हजारों लाखों रोजगार पैदा हो चुके होते, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका होता, बड़े बड़े मुल्क और शहर इसी तरह बनते हैं। इसके लिए एक आपको सस्टेनेबल गवर्नमेंट चाहिए होती है, एक रिलायबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहिए होता है जिसके अंदर आपको पता हो कि इतने अरसे के बाद इलेक्शन होंगे और इन इलेक्शन के जो भी नतीजा आएगा उसे कबूल किया जाएगा। देखिए, हम इलेक्शन का नतीजा ना कबूल करके आधा मुल्क गवा चुके हैं। तो ये तय हो वहां पे कि जो भी इलेक्शन का नतीजा आएगा उस इलेक्शन के नतीजे को तमाम फ्रीकैन जो है स्टेट भी कबूल करेगी, स्टेट के अदारे भी कबूल करेंगे, हारने वाली पार्टी भी कबूल करेगी, जीतने वाले भी करेगी। तो एक रिलायबिलिटी लेके आएगा निजाम के। जी
ٹھیک ہے سلمان ابھی صاحب، جس طرح سے اگر ہم بات کریں تو دنیا بھر میں جو انتخابی مہم ہے وہ ایشوز پر چلائی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں الٹا ہے، یہاں مخالفین کو ہی بس لتاڑا جاتا ہے اور ہر چیز کا، جس طرح سے آپ نے پہلے بھی بات کی کہ ملبہ ایک دوسرے پر ڈال دیا جاتا ہے، کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں تو الیکٹورل پالیٹکس کی جو ڈائنامکس ہے نا وہی اسٹیبلش نہیں ہو سکی. ہمارے یہاں تو ساری پالیٹکس جو ہے وہ ایلیگیشن بیسڈ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے، اور ایک دوسرے پہ کردار کشی، بلکہ ذاتیات پر تک کردار کشی بھی جاتی ہے. کبھی مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف. آپ کو یاد ہے بے نظیر بھٹو کے خلاف مذہب کارڈ جو ہے نواز شریف بہت کھیلا کرتے تھے. پھر 2018 میں نواز شریف کے خلاف بھی مذہب کارڈ استعمال ہوا ختم نبوت کے حوالے سے. تو ہماری جو پالیٹکس کی جو ڈائنامکس ہے وہ بڑی مختلف ہے. ہم جو ایشو بیس پالیٹکس ہے وہ اس کا آپ نے ایک عملی نتیجہ دیکھنا ہے. تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ آج الیکشن میں کتنے دن رہ گئے اور بیشتر پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے مینیفیسٹو سے محروم ہیں. انہوں نے اس طرح سے مینیفیسٹو ہی نہیں پیش کی ہے. تو جب مینیفیسٹو پہ ڈبیٹ ہی نہیں ہونی، مینیفیسٹو پہ جا کے گفتگو ہی نہیں ہونی، کوئی اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کرے گا، کوئی اس میں کوئی جنریٹ نہیں کرے گا، کوئی کاؤنٹر ان کے ساتھ سوالات نہیں کرے گا، تو کیسے آپ کیمپین میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں گے کہ کون سی پارٹی ہے جس کا اکنامک ایجنڈا بہت اچھا ہے، کس کا ہے جس کا ایگریکلچر ایجنڈا بہت اچھا ہے، ایجوکیشن کا ایجنڈا اچھا ہے، ہیلتھ کا ایجنڈا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں نا بلاول صاحب تو 10 نکات لے کے پھر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ جن میں بے نظیر انکم سپورٹ ہے، میں یوتھ کے کارڈ بنا دوں گا، میں فلاں کے کارڈ بنا دوں گا، میں عورتوں کے کارڈ بنا دوں گا. یعنی یہ کوئی اکنامک پالیسی تھوڑی ہے، یہ تو بیگنگ کے پروجیکٹس ہیں بیسیکلی. اب یہ چیریٹی بیسڈ ماڈل کے پروجیکٹس ہیں. پی ٹی آئی تو اپنا مینیفیسٹو بھی نہیں پیش کر سکی، وہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ جگہ پہ کھڑی ہے. پی ایم ایل کے بارے میں بتا چکا ہوں، پیپلز پارٹی کے بارے میں بتا چکا ہوں. آپ کسی اور پارٹی کا بتائیے مینیفیسٹو جس کو آپ نے دیکھا ہو اور صحیح طریقے سے ہمارے سامنے پیش ہوا ہو. تو ہمارے یہاں کبھی بھی مینیفیسٹو بیس ایشو بیس پالیٹکس نہیں ہوتی. ابھی دیکھیے نا پاکستان میں اس وقت 4 بڑے سیریس ایشوز ہیں. اکنامک کا ایشو ہے، ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن کے ایشوز ہیں، سیکیورٹی کا ایشوز ہے، انسٹیٹیوشن کے ایشوز ہیں. کون یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ وہ آپ کے جو ہے نا سب سے بڑی چیزوں کو تبدیل کرے گا؟ سب باتیں کرتے ہیں جذباتیت کی بنیاد پہ، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا کہ پیسوں کی بنیاد کے اوپر جب سیاست چلائی جاتی ہے، جہاں ٹکٹیں جو ہے وہ باقاعدہ بکتی ہوں اور پارٹی فنڈ ان سے وصول کیے جاتے ہوں، وہاں ہم الیکشن پالیٹکس سے یہ توقع رکھیں کہ یہ کوئی بہت بڑی ریزولوشن لے کے آئے گا. جی رضوان رضی صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کہ الیکشن کے نتائج قبول کرنے چاہیے، لیکن الیکشن بھی تو ہونا جس کا نتیجہ قبول کیا جائے. یہاں کون سا الیکشن ہوتا ہے مجھے بتائیے نا. یہاں تو ایک سلیکشن کا پروسیس ہے. کبھی نواز شریف صاحب کی لاٹری نکلتی ہے، کبھی عمران خان کے حق میں لاٹری نکلتی ہے، کبھی بلاول کے حق میں لاٹری نکلتی ہے، کبھی ایم ایل اے کے حق میں لاٹری نکلتی ہے. تو یہ جو لاٹریاں نکالنے کا طریقہ ہے، جعلی طریقہ ہے، جس کی بنیاد کے اوپر یہاں الیکشن پروسیس کو لایا جاتا ہے. اس کے بعد یہ کہا جائے کہ آپ سب لوگ نتائج کو بھی قبول کر لیں، تو نتائج نہیں قبول کریں گے. جس فریق کے ساتھ زیادتی ہوگی، جو فریق الیکشن کے اندر ایک ظالم بنا ہوگا، ایک مظلوم بنا ہوگا، ایک کو دیوار سے لگانے کا ایجنڈا ہوگا، ایک کو لانے کا ایجنڈا ہوگا، تو ایسی پالیٹکس کے ساتھ پھر آپ یہ کہیں کہ لوگوں میں اتفاق رائے پیدا ہو، مجھے اس کے امکانات کم نظر آتے ہیں. اور میں ٹھیک ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ بہت تنقید کی جا سکتی ہے اور بہت سے منہ پہ تنقید کی جا سکتی ہے، جوڈیشری پہ تنقید ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پولیٹیکل پارٹیاں بھی کوئی ایسا ماڈل نہیں بنا سکی جس کی بنیاد پہ سیاست اور جمہوریت کے سفر کو ایک مضبوط انداز میں آگے بڑھایا جا سکے. رضی صاحب آپ اگری کریں گے سلمان عابد صاحب کی بات سے کہ یہاں پر تو الیکٹورل پولیٹکس کی جو ڈائنامکس ہیں وہی کلیئر نہیں ہے، یہاں پر بس وہی سین چل رہا ہے، معصوم عوام کو سبز باغ دکھا دیے جاتے ہیں؟ ہاں بنیادی طور پہ ہمارے ہاں جمہوری رویے بھی تو نہیں ہے نا. ہماری سیاست کا اسٹیبلشمنٹ ایک لازمی حصہ ہے، انٹیگرل پارٹ ہے. اس کے بعد اس سے کسی کو مفر ممکن نہیں ہے. ہر پارٹی جو الیکشن سیاست کے اندر آنا چاہتی ہے یا آتی ہے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کھیلوں گا یا کھیلوں گی اور باقیوں کی میں چھٹی کروا دوں گی، باقی یا کروا دوں گا اور ان کے لیے کوئی میں جگہ نہیں چھوڑوں گا. نتیجے کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے تو محبوب بدلتے رہتے ہیں نا، کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے. لیکن اس کا کبھی نقصان اسٹیبلشمنٹ کو تو نہیں ہوتا، نقصان سیاستدانوں کا ہی ہوتا ہے، کیا کہیں گے؟ جی اسٹیبلشمنٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی جاتی ہے. یہ سیاستدانوں کو بھی تو کچھ چلنا چاہیے نا. اس حوالے سے ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے اور وہ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی جو 2006 کے اندر جو تھا، وہ پاکستان کی تمام پارٹیز نے، جن کے اندر پی ٹی آئی بھی شامل تھی، ماس وائب ایم کیو ایم کے، اس کے اوپر دستخط کیے تھے. میرا خیال ہے اس طرح کا ایک اور چارٹر جو ہے اس کے اوپر دستخط کرنے کا وقت ہو گیا ہے. آئندہ الیکشن کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر کیے جائیں تاکہ تھوڑا سا ہماری ڈیموکریسی اب میچورٹی کی طرف موو کرے. جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ تسلیم کر لیا کہ چلیں الیکشن آپ 5 سال کے بعد ہی کروایا کریں،
मतलब 90 की दिहाई के अंदर तो आज 2.5-3 साल के बाद इलेक्शन हो जाते थे। एस्टेब्लिशमेंट ने जब कबूल कर लिया मुशर्रफ साहब के बाद, तो हमारे सियासतदानों को भी मैच्योरिटी इतनी तो आ जानी चाहिए उनके अंदर। माशाल्लाह इनको सियासत करते हुए 50 साल हो गए, और वो हमारे सियासतदान जो हैं, और थोड़ा सा अपनी जुबानों को भी नीचे लाए। उनके अंदर जो इस वक्त आग बरस रही है उसको भी कंट्रोल करें, कोएग्जिस्टेंस की बात करें, और किसी को भी निकालने की बात ना करें। अब देखिए, हर दौर के अंदर हमने यही देखा कि हमारे जिस सियासतदान की कंधे के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ रखा, उसने कहा मैं मुखालफिन को खा जाऊं, उनको सफाए हस्ती से ही मिटा दूं। हालांकि उसके मुखालफिन उसकी अपने वजूद की गारंटी होते हैं, क्योंकि अगर उसके मुखालफिन जब तक रहेंगे, ये हमारे सियासतदान को समझने की जरूरत है, जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हैं और जो बैठने के ख्वाहिशमंद हैं, ये जो निकाले गए हैं, कि उनका जब वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ झूला झूल रहे हों, तो उस वक्त तक उनकी अहमियत रहेगी जब तक उनकी अपोजिशन बरकरार रहेगी। अगर वो अपनी अपोजिशन को निकू बना देंगे, उनकी ऐसी फेर देंगे। अगर हम हालिया मिसाल देखें तो अगर बानी पीटीआई जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ बैठ जाते, तो क्या वो इस मुकाम पे होते जिस पे वो अब तक हैं? उन्होंने कहा मैंने हाथ भी नहीं मिलाना अपोजिशन के साथ। यही आप देख लें पिछली हुकूमतों के रवैये हैं। ये वाला अगर हमारे सियासतदान ये एक पॉइंट सीख लें कि मेरी अपोजिशन मेरे वजूद की गारंटी है, और जिस दिन मेरी अपोजिशन को मैंने वीक कर दिया, कमजोर कर दिया, उस दिन मेरी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी और वो मुझे भी घर भिजवा देंगे। मेरा ख्याल है कि ये एक और नए दौर का आगाज हो जाएगा हमारी सियासत के अंदर। हमें ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशनरी तरीके से ही आगे बढ़ना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना होगा। ब्रेक पर जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर से नून लीग को ललकारा है, और इसके साथ साथ साबिक सफ़ीर असद मजीद का एक इंकशाफ सामने आया, उस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के मुतमनी ने मंशूर ही नहीं दिया है बिलावल भुट्टो की नून लीग को एक बार फिर से ललकार। कहते हैं कि हुकूमत बनाकर सबको मुआफ़ कर देंगे। क्या कहेंगे नसीर वागा साहब, जिस तरह से एक बार फिर से ललकारा है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, कोई चमत्कार दिखा पाएगी पीपल्स पार्टी इंतखाबात में? मुझे तो लगता है कि ये है ना सिर्फ नारेबाजी है, और इस तरह के नारेबाजी सियासतदान अवाम को सुनाते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह जहर उगलते रहते हैं, ऐसे जैसे मुंह से आग निकाल रहे हो। अच्छा, मैं हैरान हूं कि कभी किसी सियासतदान ने दूसरे के बारे में कोई अच्छी बात की हो, कोई पॉजिटिव बात की हो, जिसको लोग सुनकर खुश हों कि यार हम एक मुल्क में रहते हैं, हम एक जैसे लोग हैं। तो अच्छा, हाँ, मैं उधर ही आ रहा था ना कि जब साथ होते हैं, जी, जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो उस वक्त बहुत सारा कुछ मीठा मीठा लगता है और एक दूसरे की तारीफें होती हैं। कितना ये बात क्लियर है, सारी दुनिया को पता है कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि हमने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया, और यही वो शहबाज शरीफ है, यही वो नून लीग है जिसके साथ बिलावल भुट्टो साहब एक जहाज पे, खसूसी जहाज पे उड़ते रहे। अब वो अवाम कोई उनसे सवाल पूछेगी ना कि आप जरा ये बताइए कि उस वक्त तो ये कड़वे नहीं थे ना, अब आपको कड़वे लग रहे हैं, अब आप कहते हैं कि जी उनका मंशूर नहीं है। भाई मंशूर तो उनको देना चाहिए, अगर वो मंशूर दे भी देंगे। पिछले भी प्रोग्राम में मैंने अर्ज की थी कि कौन सा मंशूर पे कोई बंदा अमल करेगा, अमल तो उन्होंने ऐसे दे दें, ये तो एक फॉर्मेलिटी है। मंशूर कौन पड़ता है, लोगों को तो पता ही कोई नहीं कि जी कोई 3,000 नौकरियां देगा, कोई 50,000 देगा, कोई 20 लाख घर दे देगा, कोई हॉस्पिटल। अच्छा देखिए, कोई बात ऐसी करें यार जिसको अवाम सुनकर खुश हो। आप आने वाले वक्त में अपनी एक अच्छी प्लानिंग दें जो कि क्रेडिबल हो, जिस पे लोग यकीन करें। असल इशू तो ये है कि इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। भाई इंतखाबात तो हो जाएंगे, मानेंगे नहीं तो फिर वही बात, क्यों कि बिलावल भुट्टो साहब अपनी जगह पे जहर उगल रहे हैं। लेकिन एक बात है, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के बारे बिल्कुल खामोश है। मुझे ये पता चला है कि वो पीपल्स पार्टी को वेट ही नहीं दे रहा है। मुझे उनके 3-4 लोगों ने कहा जी हमें जरूरत ही नहीं है उनके बारे में, जवाब नहीं देना है इनको। जी
जवाब ही नहीं देना। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं जवाब देना, उन्होंने कहा जी कि हम उनको वेट ही नहीं देते। यानी हमारा जिस पार्टी से मुकाबला था वो पार्टी तो आउट हो गई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं आपको सही बताऊं कि वो अपना मद्दे मुकाबल ही पंजाब में तो खास तौर पर नून लीग उनको अपना मद्दे मुकाबल ही नहीं समझ रही, यानी इस काबिल भी नहीं समझ रहे कि उनके खिलाफ कोई सियासी बयानबाजी की जाए और कोई इस तरह का गर्मा गर्मी का माहौल पैदा किया जाए। मेरा ख्याल है उन्होंने यही सोचा है कि हमें अपना वक्त जाया करने की क्या जरूरत है इस तरह की बयानबाजी में, हम अपनी इलेक्शन कैंपेन पे तवज्जो दें। अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं कि कोई भी किसी के खिलाफ बयानबाजी ना करे, लोगों को अच्छी बातें बताएं, अपना प्लान्स बताएं कि ये हमारी गलतियां हुई थी पहले नून लीग को, और चाहे वो पीटीआई हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वैसे तो पहले इनको आके अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए कि ये जो हमें 20-20 साल पीछे हुकूमत मिलती रही है, उनका मलबा तो एक दूसरे पर डालेंगे, एक दूसरे पे डालेंगे, अपनी कोई गलती तस्लीम नहीं करेगा। और ये नहीं कहेंगे कि जनाब हमने हेल्थ पॉलिसी नहीं दी, हमने लोगों की तालीम के लिए कुछ नहीं किया, हमने बाकी जो हमें अच्छा एक काम लोगों के लिए कोई बेहतर माहौल देना चाहिए था, मुल्क के अंदर अमनो अमान के लिए, कोई लोगों का म्यारे जिंदगी बुलंद करने के लिए, कोई महंगाई कम करने के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए जो हम काम नहीं कर सके, हाथ जोड़ के अपनी आवाम से कहें कि खुदा का वास्ता है हमें माफ कर दें, एक दफा माफ कर दें, शायद हम दोबारा आपके लिए काम कोई कर सकें। लेकिन मैं आपको एक बात यकीन से कह रहा हूं, लोगों में हिना आदिल इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि मैं कुछ लोगों से मिला हूं, मैं तो उनकी बातें सुन के हैरान हो गया हूं। हर बंदा कहता है जी सियासतदान फलाने हमें क्या दिया, फलाने हमें क्या दिया। अगर सियासतदानों के जहन में ये बात है ना कि अब वोटर जो है वो भोला भाला है, वोटर अब भोला भाला कोई नहीं रहा, वोटर बहुत अक्लमंद हो गया है और वो बड़ा उसका कॉन्शियस है, वो हर चीज के बारे, उसको अपने मुल्क के बारे पता है, उसको अपनी कौम के बारे पता है, उसको अब अपने राइट्स के बारे पता है, और उसको उसके ज़हन में ये है कि इन लोगों को हमारे लिए क्या करना चाहिए। ठीक है रजी साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक सवाल भी उठाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज फिर से यही कहते हुए पाए गए कि चौथी बार के वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाहिशमंद ने मंशूर ही नहीं दिया है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक सवाल उठाया कि वो कौन सी तरक्की है जो बिलावल ने सिंध से पंजाब में लेकर आनी है। आपको क्या लगता है जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है वो काबिल अमल है? रजी साहब मेरा ख्याल है हमें सुन नहीं पा रहे हैं। सलमान आबिद साहब, यही सवाल मैं आपकी जानिब लेकर आऊंगी, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि कोई भी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PCI हो और दीगर जमातें हो, देखिए मैनिफेस्टो उस वक्त काबिल अमल होते हैं जब आप कोई रियलिस्टिक अप्रोच इख्तियार करके मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। बिल्कुल सही। आप एक्सपर्ट्स को और माहिरीन को बिठाते हैं और उनसे जमीनी हकायक की बुनियाद के ऊपर पूछते हैं कि बताइए कि क्या चीज हो सकती है और क्या चीज नहीं हो सकती अगले 5 बरस में, और हमारी डायरेक्शन क्या होगी, हमारी सिमट क्या होगी, रोड मैप क्या होगा। अब यहाँ तो मसला है कि मैनिफेस्टो तो सिर्फ इसलिए तैयार होते हैं कि इलेक्शन कमीशन की शिक है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन से पहले अपना मैनिफेस्टो जमा कराना होता है। मैनिफेस्टो हमारी इलेक्टोरल डिबेट का तो हिस्सा मैंने कहा है कि बनता ही नहीं है। मिसाल के तौर पे ये जो बिलावल साहब कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली माफ वाली बात, उससे पहले नारे भी लगते रहे हैं। अभी मैंने बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को मैंने पढ़ा है और उनकी बातों को सुना है, टीवी पे भी सुना है, अखबारों में भी पढ़ा है। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जनाब ये वायबल नहीं है 300 यूनिट बिजली करने का, लेकिन क्योंकि जज्बाती सियासत है, इंतखाबी सियासत है, आपने लोगों को अपनी तरफ खींचना है, गुमराह करना है, इसलिए आप वो 300 यूनिट की माफी का ऐलान कर रहे हैं। तो मेरा मतलब है इस तरह से जो हम इकोनॉमी के ऊपर खास तौर पर जब हम जज्बातियत की बुनियाद पर खेलते हैं तो उसके नताइज संगीन होते हैं। इमरान खान ने भी ये गलती की थी कि 100 दिन के अंदर इंकलाब आ जाएगा। फिर उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी थी तो मुझे याद है कि हुकूमत का हलफ उठाने से पहले शहबाज शरीफ पूरी PDM की क़यादत के साथ मीडिया पे आए थे और कहा था कि हम 150 दिन के अंदर अंदर जो है ना 2 से 3 माह के अंदर अंदर ये सारी चीजें जो है ना पाकिस्तान को मईशत की तरक्की की तरफ ले आएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ वो सबने देखा, क्योंकि ना इमरान खान साहब ने रियलिस्टिकली चीजों को देखने की कोशिश की, ना शहबाज शरीफ साहब ने देखने की कोशिश की, ना पीपल्स पार्टी ने 2008 में देखने की कोशिश की। और पीपल्स पार्टी का तो डायलेमा ये है कि आज जो ये जो PIA डूब रहा है इसमें एक बड़ी फरीक खुद पीपल्स पार्टी रही है। यानी जब उनको कहा गया कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट करने की गुंजाइश नहीं है, सियासी भर्तियां नहीं हो सकती हैं, लेकिन जबरी बुनियादों पर उन्होंने आके यहाँ पे 5, 10, 15, 20 हज़ार लोगों को भर्ती किया। और जब उस पर क्रिटिसाइज हुआ तो खुर्शीद शाह साहब का मुझे जुमला याद है
انہوں نے کہا تھا کہ ہم نوکریاں نہ دیں تو پھر کیا کریں, کہ لوگ ہمیں ووٹ کیوں دیں گے. تو جب آپ اس طرح سے اداروں کے اوپر بوجھ ڈال دیں گے, آج آپ دیکھیے LDA ہو, واسا ہو, ریلوے ہو, PIA ہو, اسٹیل مل ہو, جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں, آپ نے تو اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا, اس میں سیاسی مداخلت کر کے, اس میں سیاسی بھرتیاں کر کے. تو جب اس طرح کی چیزیں پیپلز پارٹی کرے گی, PMLN کرے گی یا کوئی اور جماعت کرے گی, تو معیشت کا علاج یہ نہیں ہے کہ جو علاج ڈھونڈا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے جمہوریت کا علاج بھی یہ نہیں ہے کہ ہم شخصی آمدنیتیں قائم کرنا شروع کر دیں. جو شخص آتا ہے وہ اپنے آپ کو آمر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ سارے اختیارات اس کے پاس ہو. پیپلز پارٹی نے آج 2010 میں 18ویں ترمیم کی اور اپنے اختیارات مرکز سے صوبوں کو دیے, لیکن صوبوں سے نیچے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. سب اختیارات کو اپنے پاس رکھ کے جو ہے نا انجوائے کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے مینیفیسٹو بیس پالیٹکس جو ہے, وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو, PMLN ہو, PTI ہو, ہمیں اس میں کوئی بہت بڑا فرق نظر نہیں آتا سوائے جذباتیوں سے. ٹھیک ہے. رضی صاحب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی میں سن پا رہا ہوں. ایک بار پھر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب للکار رہے ہیں نون لیگ کو اور کہہ رہے ہیں کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا جو خواہش مند ہے اس نے اپنا منشوری پیش نہیں کیا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے سوال اٹھایا ہے کہ وہ کون سی ترقی ہے جو بلاول نے سندھ سے پنجاب میں لے کر آنی ہے. آپ کے خیال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے وہ قابل عمل ہے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال پیپلز پارٹی نے بھی ابھی تک کوئی منشور پیش کیا ہے. 10 نکاتی ایجنڈا, اپنے 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے. وہ ان کے منشور کے 10 نکات ہیں جو انہوں نے نکال کے دکھا دیے ہیں. اور اس طرح کا ایجنڈا مریم اورنگزیب بھی پیش کر چکی ہیں PMLN کا, اور جس کا بیسک تھیم ہے کہ پاکستان کو نواز دو, پاکستان شیر کو ووٹ دو, پاکستان کو نواز دو. اور پھر انہوں نے اس کے اوپر تعلیم کا, مزدور کا, طالب علم کا, سب کا وہ جو ہے وہ 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اسی طرح کا کوئی انہوں نے پیش کیا ہے. تو پہلے تو بلاول کو چاہیے کہ اپنا جو منشور ہے ان کا ڈیٹیل وہ پیش کریں عوام کے سامنے, پھر وہ طنز کریں. دیکھیے بلاول کے پاس ساتھ جو اس وقت ٹریجڈی ہے وہ آپ کو سمجھنا چاہیے. بلاول اس وقت اپنی پارٹی کی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں. ان کی پارٹی کے ہمیشہ 2 چہرے رہے. وہ سندھ کے اندر کوئی اور بات کرتے ہیں, پنجاب کے اندر انہیں کوئی اور بات کرنا پڑتی ہے. 90 کی دہائی کو اگر ہم سیاست کو اٹھا کے دیکھ لیں, 2008 سے آنورڈ دیکھ لیں, پنجاب کے اندر ایشوز ڈیفرنٹ ہیں, ان کو آپ ڈیفرنٹلی ایڈریس کرتے ہیں. سندھ کے اندر ڈیفرنٹ کرتے ہیں. وہ سندھ سے ایک بھرپور جلسے میں شریک ہو کے آتے ہیں, اور لاہور جب ادھر پاکستان پنجاب میں آ کے جب وہ جلسہ کرتے ہیں تو وہ اس جلسے کا اجر شیر بھی نہیں ہوتا جس کو انہوں نے سندھ سے خطاب کیا ہوتا ہے. اور وہ اپنی بات کے اندر وزن بڑھانے کے لیے, کیونکہ بیسک ورک ہوم ورک ہے کوئی نہیں, اگر کوئی بیسک ہوم ورک ہوتا تو ہمیں سندھ میں اور سندھ کی گورننس میں نظر آ جاتا, وہ ہے نہیں ہے. تو پھر وہ مخالفین کے اوپر تابڑتوڑ حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور حملہ بھی وہ نواز شریف صاحب کی ذات پہ کرتے ہیں تاکہ اس کا کوئی جواب آئے. لیکن آج بھی PMLN نے یہ بات کہی کہ ہم نے یہ ایز اے پالیسی طے کیا ہوا ہے کہ آپ جتنا مرضی شور مچائیں, ہم نے آپ کی بات کا جواب نہیں دینا. تو میرا یہ خیال ہوگا کہ بلاول صاحب کو اس پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, اور خاص طور پہ جب کہ آپ الیکشن کے بعد ان کے ساتھ مل کے کہیں نہ کہیں بیٹھنے کی امید رکھتے ہوں. مطلب اگر بلوچستان یا KP کے اندر بھی بیٹھنا پڑ جائے تو پھر بھی تو ساتھ ہی بیٹھنا ہوگا نا. تو وہ اگر امید رکھتے ہیں کہ توقعات ہو سکتی ہیں, خدشات ہو سکتے ہیں, تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اب تک کچھ پریزنٹ کرنے کے لیے, ماڈل کے طور پہ پریزنٹ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس کچھ نہیں ہے, جبکہ PMLN کے پاس سندھ میں بھی ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ کراچی کے اندر جو میٹرو بس چل رہی ہے یہ ہم نے اس کی تعمیر شروع کروائی تھی. یہ جو موٹر وے ہے کراچی سے لے کے حیدرآباد تک اور حیدرآباد سے لے کے سکھر تک, یہ جناب اس کے فنڈز ہم نے جاری, وہ کچھ نہ کچھ تو کہہ سکتے ہیں نا. اس طرح کا کوئی منصوبہ وہاں پہ پیپلز پارٹی ابھی تک پریزنٹ نہیں کر رہی. حالانکہ 2-3 اچھے ہاسپٹلز ہیں ان کے سندھ کے اندر, جہاں پہ پورے پاکستان سے آنے والے مریضوں کے لیے مفت علاج ہوتا ہے, جدھر کی پیوستگاری کا ہے اندرون سندھ کے اندر, اور پورے پاکستان سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی پتہ نہیں کیوں ان پروجیکٹ کو پریزنٹ نہیں کرتی, اور ان کے لیڈر کی تقاریر جو ہیں ان میں زیادہ زور مخالفین کے اوپر تابڑتوڑ اور خاص طور پہ PMLN کے اوپر تابڑتوڑ حملے کرنے کے اوپر ہے. میرا خیال ہے کہ جو تانا ملتا ہے ان کو پرفارمنس کا, وہ اس سے اس کو نگیٹ کر سکتے ہیں. جو ان کی اس طرح کی اچیومنٹس ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں,
एजुकेशन के अंदर बहुत सारे जाम शोरों के अंदर वो उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो मुखालिफिन को लताड़ना थोड़ा बंद करें और जो काम है वो हाईलाइट करें, आप ये कहना चाह रहे हैं। ब्रेक पर जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तहकीक मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। सिपहसालार आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया है कि ख़बर की तस्दीक से मुतालिक कुरान करीम की आयत का हवाला और पंजाब में इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के रोज़ दहशत गर्दी का खदशा है। सिंध में दौरान इलेक्शन असले की नुमाइश पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। रज़ी साहब, सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है, ऐसा कहना है आर्मी चीफ का। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी और अफरा तफरी की जो सूरत हाल है और मायूसी है उसे फैलाना है। आप किस तरह से देखते हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के इस बयान को? रिजवान रज़ी साहब, लाइन ड्रॉप हो गई है मेरे ख्याल है। सलमान आबिद साहब, यही सवाल आपकी जानिब लेकर आऊंगी। देखिए, बात बड़ी बुनियादी सी है जो बात आज आर्मी चीफ ने कही है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमारा जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सोशल मीडिया है या डिजिटल मीडिया या जिसे अल्टरनेट मीडिया कहते हैं, वो प्रोपेगेंडे के तौर पे तो बहुत इस्तेमाल हो रहा है। और इसकी सही बात दुरुस्त है कि जी बाज़ औक़ात खबरें जो है वो सच कम होती हैं, बल्कि प्रोपेगेंडे का ज़्यादा हिस्सा होती है, उसमें तहकीक कम होती है, उसमें मिर्च मसाला, किसी के किरदार कुशी, किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना ज़्यादा आसान होता है। पहले हमारे यहाँ ये अमूमी तौर पे पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान पाक अमेरिका ताल्लुकात के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें नजर आती थी। अब हमारी दाखिली पॉलिटिक्स से सारी भी जुड़ गई हैं, तो इस वजह से जिस तरह से जुडिशरी पे तनकीद होती है, जिस तरह से फौज पे तनकीद होती है, इस्टेब्लिशमेंट के हल्कों पे, सियासतदानों पे तनकीद हो रही है, वो तनकीद नहीं हो रही, बेसिकली वो तनकीद के नाम पे तज़दीक का पहलू सामने आ जाता है। इसलिए जो बातें उन्होंने की है वो बिल्कुल ठीक की है, लेकिन अब मसला ये है कि इसका इलाज कैसे ढूंढा जाए। ये तकरीरों से तो इलाज नहीं होने वाला ना। इसका इलाज का तरीका ये है कि आप बच्चों को एजुकेट करें उनके अपने एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, और स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक बच्चों को बताएं कि सोशल मीडिया क्या चीज़ है, साइबर क्राइम क्या है, साइबर पॉलिसीज क्या है, साइबर लॉज क्या है, किस तरह से आपने चीज़ों को सच समझना है, प्रोपेगेंडे का किस तरह से जवाब देना है, तहकीक क्यों ज़रूरी है, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए चीज़ें वगैरह। और जब तक आप इसकी अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, इनका इलाज मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ वाज करने से जो है ना, अगर दुनिया तब्दील होती तो हमारे तो उलमा इकराम के पास बहुत बड़ा स्पीकर है, अब तक दुनिया तब्दील हो जानी चाहिए थी। इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो बातें की जा रही है उसके लिए ठोस मनसूबा बंदी करने की जरूरत है। दूसरी इसमें एक और पहलू भी है कि नौजवानों के जो मसाइल हैं उनका जवाब भी देना होगा। देखिए, नौजवानों में भी बड़ा गुस्सा है, मायूसी है, यकीनी की सूरत हाल है, माशी बदहाली है, बेरोजगारी है। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, रोजगार उनके पास है नहीं, जिनके पास रोजगार है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। तो उनके भी जो सीरियस कंसर्न है उनको भी तो एड्रेस करने की जरूरत है ना। सिर्फ अखलाकी वाजों से तो ये काम नहीं होने वाला। तो आप अपने इकोनॉमिक सिस्टम में, आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, आप अपने सोशल सिस्टम में, आप अपने सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर बुनियादी नौयत की तब्दीली लाएं ताकि नौजवानों को भी रिलीफ मिल सके, उनको भी फैसिलिटेट किया जा सके, उनको भी सहूलतें मिले। तो अगर वो मिलेंगी तो लोग फिर इस तरह की रिएक्शनरी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। तो दो तरफा इलाज जो है इसका बहुत जरूरी है। ठीक है जी। रज़ी साहब, आप कैसे देखते हैं जो आर्मी चीफ की जानिब से आज का बयान है, सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक वो कहते हैं बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का जो मकसद है वो बेयकीनी अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है? देखिए, ये जो बेयकीनी अफरा तफरी और मायूसी के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ये बड़े मीनिंगफुल और टारगेटेड है। और किसी भी कौम का हौसला तोड़ने के लिए उसके अंदर अगर ये अनासर और ये मनफी खसूसियात पैदा कर दी जाए तो कौम बगैर लड़े, बगैर हथियार उठाए जो है वो शिकस्त तस्लीम कर लिया करती है। और यही इस वक्त हमारे दुश्मन की पॉलिसी नजर आती है। लेकिन मैं आज के ये जो इंटरेक्शन था उसका, उसको इस हवाले से भी देखता हूँ कि ये शायद उनका पहला पब्लिक इंटरेक्शन है। इससे पहले उन्होंने ना तलबा के साथ और ना ही मीडिया के साथ कोई इंटरेक्शन किया है। अगर उनका इससे पहले इंटरेक्शन आर्मी चीफ का मौजूद है तो वो अपने अदारे के अंदर ही लोगों के साथ तो मौजूद है, लेकिन अदारे से बाहर जो है, वैसे तो वो हम सबका अदारा है और हमारे सरों का ताज है, लेकिन अदारे से बाहर उनका ये पहला इंटरेक्शन है, तो इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा हो जाती है। दूसरा, इसमें उन्होंने हर हवाले से सवालात के जवाब दिए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से भी सवालात के जवाब दिए और उन्होंने इंडिया के हवाले से भी सवालात के जवाब दिए हैं। और वो बातें कही हैं जो एक
سپہ سالار کے ایک آرمی چیف کے شان شان ہیں، اور ہم پاکستان کے آرمی چیف سے وہ باتیں توقع کرتے ہیں جیسے انہوں نے افغانستان کے موضوع پہ کہا کہ ایک بھی پاکستانی جو ہے اگر اس کو کچھ ہوتا ہے یا افغانستان کی طرف سے آنے والی گولی اس کو لگتی ہے تو ہم افغانستان ول بی ڈیمڈ. اب میرا مطلب ہے کہ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو ایک سپاہی کی، جو ایک سولجر کی سوچ ہونی چاہیے میرے لیے، جس کے لیے میرے دل میں جس کا بہت زیادہ احترام ہے، وہ والی سوچ کا اظہار انہوں نے کیا. اس طرح انہوں نے بھارت کے حوالے سے بھی جو پاک فوج کی روایتی نقطہ نظر ہے اس کا اظہار کیا ہے. صحیح. یہ دو باتیں اپنی جگہ کے اوپر نوٹ کرنے والی ہیں. پھر اس کو یہ بھی دیکھیے کہ جو طلبہ کے سوالات تھے وہ بھی بڑے میننگ فل تھے. ہمارا نوجوان جو ہے خطے کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں حساس ہے اور وہ ان تبدیلیوں کے بارے میں سوچتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے. اور خاص طور پہ وہ صورتحال ہے کہ سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کے ذریعے اس کے اوپر ایک نریٹو کی بمبارڈمنٹ جاری ہے. بہت ساری جگہوں کے اوپر اس کا نریٹو اور ریاست کا نریٹو ہوتے ہیں وہ کانفلکٹ کر جاتے ہیں کیونکہ اس کا فیڈنگ سورس جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے نہیں ہے، جس میں اس کے ذہن کے اندر کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے. میرا خیال ہے اس طرح کے انٹریکشنز ہوتے رہنے چاہیے، زیادہ ہونے چاہیے، لیکن جو ہے تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو اور بالکل صحیح ہے، جس سے کلیئرٹی کے لیے اس طرح کے انٹریکشنز ہوتے رہنے چاہیے. واگا صاحب، پنجاب میں انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے روز دہشت گردی کا جو خدشہ ہے، محکمہ داخلہ پنجاب نے اس خطرے سے آگاہ کر دیا ہے. کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے عام انتخابات کا معاملہ اور جو ممکنہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کیا اپنانا ہوگی؟ اچھا، اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات آپ کے اس ٹاپک پہ کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا اور جو مین سٹریم میڈیا ہے، میرے خیال میں، میری نظر میں اس میں سے جو سب سے بڑا فرق ہے نا وہ اس کی کریڈیبلٹی میں ہے. جو سوشل میڈیا ہے نا اس میں وہ والی کریڈیبلٹی نہیں ہے جو مین سٹریم میڈیا میں ہے. یہی وجہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہمیشہ کھڑا رہے گا، اور چیف آف آرمی سٹاف نے جو بات کی ہے وہ بھی اس کے پیچھے بھی یہ بہت بڑی ایک میسج ہے چھپا ہوا کہ لوگ سوشل میڈیا کی باتوں پہ اور ان چیزوں پہ اس طرح یقین نہ کریں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ جی اس وقت انتخابات کے لیے جو سیکیورٹی کے مسائل جو کہے جا رہے ہیں، ویسے میں اپنے طور پہ بڑا پر امید ہوں اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا واقعہ بھی نہ پیش آئے اور انتخابات جو ہیں وہ پر امن ہوں. سیکیورٹی داروں نے اپنی طرف سے ہر قسم کے انتظامات مکمل کیے ہوئے ہیں جن میں ہماری خفیہ ایجنسیاں خاص طور پر بہت اہم رول ادا کر رہی ہیں. ہر اس طرح کا جب بھی کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے تو پھر خدشات تو ہوتے ہیں، ظاہر ہے سیکیورٹی، اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات کو سیبوٹیج کیا جائے اور پاکستان کے اندر امن و امان قائم نہ ہونے دیا جائے. یہ ایک ازل سے جنگ جاری ہے اس طرح کے کرمنلز کے دوران اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان. یہ بڑی پرانی جنگیں ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ ہمیشہ ہماری مسلح افواج، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہماری پولیس، ہماری رینجرز، ہمارے دوسرے ادارے ہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے اور جو انتخابات ہیں وہ ایسے طریقے سے ہو جائیں. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.